हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंडिया एजुकेशन पाठशाला। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख ही चुके होंगे, वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कक्षा 10वीं के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना होता है और आपको जो आईएमपी क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो बहुत आपके लिए उपयोगी होंगे, है ना। तो मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हर क्वेश्चन को आप यहीं से आप याद कर लें, ठीक है। आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलने वाले हैं, बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आईएमपी क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पीएच मीटर क्या है? ये आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बन के वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। ये इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करके चले जाएं। पीएच मीटर क्या है? अम्लीय, क्षारीय एवं लवणीय मृदा का पीएच बताइए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पीएच मीटर यह एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी घोल का पीएच माप कर सकते हैं। यह एक प्रदर्शन इकाई व इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। पीएच मीटर के सापेक्ष सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया था। और आपको बता दें कि जो पीएच मीटर होता है, सबसे बड़ी बीच की बात करें तो जो 7 होता है वो उदासीन होता है ना। क्या होता है? उदासीन होता है। यदि मैं 7 से कम की बात कर लूँ, 6 की बात कर लूँ, 5 की बात कर लूँ, 4 की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय यहाँ पे हो जाएगा। और यदि मैं 7 से ज़्यादा बढ़ने की बात कर लूँ बढ़ते क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। तो अब आगे से याद रखेंगे आप कि जो 7 होगा वो उदासीन होगा, है ना। 7 होगा उदासीन होगा और 7 से कम होगा अम्लीय होगा, है ना। और 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। यदि मैं पूछ लूँ आपको 7 से ज़्यादा मतलब 8, क्या हो गया? क्षारीय हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम। सिंचाई के स्रोत को उचित उदाहरण से वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, है ना, सिंचाई के जो स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको बन के आएगा कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं और इसके प्रकार बताइए। तो आपको बता दूं मैं, सिंचाई के 2 स्रोत आपने पढ़े होंगे, है ना। एक तो हो गया भूमिगत स्रोत। क्या हो गया? भूमिगत स्रोत पढ़े होंगे आपने, ठीक है। और एक पढ़े होंगे आपने सतही स्रोत पढ़े होंगे। कौन सा पढ़े होंगे? सतही स्रोत पढ़े होंगे, है ना। तो भूमिगत स्रोत में कौन कौन से आ जाएंगे? जो भूमि के अंदर से जल निकाल रहे हैं ना, जैसे कि कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, है ना, बोरवेल, है ना। तो ये हो गया अपना भूमिगत में आ जाएगा। और सतही में आप रास्ते से जा रहे हो और सतह में ऊपर जो जल दिख रहा है आपको, ये मान के चलिए वो पूरा का पूरा जल सतही है ना। जैसे कि तालाब है, नदी है, दिख रही है कि नहीं ऊपर डायरेक्ट। तो ये हो गई तालाब, नदी, झील, ये सारे के सारे सतही स्रोत हो गए। और भूमिगत स्रोत कौन से हो गए? जो दिख नहीं रही है बेटा, है ना। तो ये हो गया सिंचाई के स्रोत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सतही पानी का स्रोत और भूजल, मैं भूमिगत बताया। जो सतही में आ जाएगा आपका झीलें, बांध, है ना, झीलें, बांध, तालाब, नदी, नहर, ये सारे के सारे बेटा सतही में आ जाएंगे, है ना। और भूजल में आएगा कुआं, नलकूप, बोरवेल, भूजल यानी भूमि के अंदर, है ना। ये है। चलिए बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे सामने, सिंचाई जल का गुणवत्ता परीक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ज़रूर पढ़ें। पानी की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सब्जी की सफल खेती के लिए समान महत्व है। गुणवत्ता परीक्षण हमें सिंचाई में तत्काल उपयोग की आवश्यकता के लिए पानी की उपयुक्तता का पता चलता है। अच्छी गुणवत्ता वाला पानी लंबे समय तक उत्पादक बने रहने में मिट्टी की सहायता करता है। ये याद रखना आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कटाई प्रबंधन, कटाई करने का सही समय, है ना। कटाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कटाई करने में क्या सावधानियां रखना चाहिए, कटाई करने की विधियाँ, मतलब ये इससे रिलेटेड, कटाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कटाई प्रबंध के बारे में आपको लिखना है। कटाई प्रबंध, कटाई करने का सही समय, कम तापमान के रूप में दिन के ठंडे
ठंडे घंटों के दौरान पौधों में जैविक गतिविधियां कम हो जाती हैं, है ना। परिपक्वता के उचित स्तर पर इनके विपरीत यह स्वीकार्यता और स्वयं जीवन की प्रभाविता करता है। पौधा के साथ साथ उपज को होने वाले नुकसान और क्षति को कम करने के लिए उचित तरीकों से। उसके बाद चौथा देख रहा हूँ, अनुभवी कुशल व्यक्ति के माध्यम से जो चुनिंदा फसल ले सकता है पूर्ण स्वच्छता के साथ। तो ये कटाई प्रबंध के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहीं पे देख रहे हैं आप, खरपतवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, खरपतवार की परिभाषा आपको पूछ सकता है ना। और खरपतवार से होने वाली हानियों के बारे में पूछ सकता है। तो खरपतवार से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आया तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, खरपतवार को परिभाषित कीजिए। तो जेंत्रोटुल है, ठीक है। इस तो 1931 के अनुसार खरपतवार वे अवांछनित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान बोल सकते हैं इनको हम। बिना बोए ही उग जाते हैं स्वतः ही, और अधिक समय तक रहते हैं और हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके बीज एक पेड़ के बीज से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बीज आ जाते हैं, ठीक है। और सुसुप्त अवस्था इनकी इतने समय तक इनका बीज सुरक्षित रह जाता है, 20-20 साल तक सुरक्षित रह जाता है। जैसे मोथा की बात कर लें, 20 साल तक इसका बीज सुरक्षित रह जाता है ना। तो ये खरपतवार थोड़े पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, है ना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं खरपतवार फसल के लिए कैसे हानिकारक है। तो खरपतवार फसल के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मुख्य फसल होती है ना बेटा, जो मुख्य फसल अपनी ये लगी हुई है उसमें साथ में यहाँ खरपतवार भी उग गया है। तो क्या होता है, मुख्य फसल का जितना भी पोषण है ये खरपतवार खा लेते हैं, ठीक है। तो जितना भी पोषण है खरपतवार ले लेंगे, तो मुख्य फसल अपनी उपज कम देगी और सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाती बेटा, ठीक है। तो ये है खरपतवार। तो खरपतवार की परिभाषा पूछा जा सकता है, हानि पूछ सकता है इससे। देखो, रोजगार कौशल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, है ना, इसके महत्व क्या है। तो कुछ पुस्तकी भाषा में भी आपको लिखना चाहिए, है ना, कुछ भी लिख के आ जाते हैं आप लोग, परंतु ये याद रहे कि अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप कुछ तो लिख के आए, है ना। काफ़ी में आपको कोरे पन्ने छोड़ के नहीं आना है ना। आपको पूरे पूरे क्वेश्चन हल करके ज़रूर आना है। आप 10th क्लास में हो, आपको इतनी मानसिकता आपके अंदर आ चुकी है कि आप प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्रश्न को आपको बेटा छोड़ के नहीं आना है। व्यावसायिक शिक्षा में बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चनों को बना करके आना है आपको, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। यह खुद को साफ रखने की आदत या अभ्यास है। स्वच्छता हमें अपने स्वच्छ और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। स्वच्छ रहने से आप स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। स्वच्छता मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता ये होती है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व क्या होंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। खुद की एक अच्छी छवि बना सकते हैं दूसरों के सामने। आप अपनी बदबूदार सांस है, शरीर की दुर्गंध है आदि के कारण सार्वजनिक रूप से आप शर्म को जो महसूस करते हैं ना, ये नहीं कर पाएंगे, है ना। ये इस चीज़ से आपको लाभ मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप व्यक्तिगत तरीके से स्वच्छ रहें, मस्त रहें, ठीक है। ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है और आप लिख के नहीं आते हो, ठीक है, याद रखें। चलिए, एक क्वेश्चन है जैविक खेती से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने मिल सकता है। जैविक खेती क्या है पूछ सकता है, जैविक खेती का तरीका पूछ सकता है, जैविक खेती से लाभ पूछ सकता है। ये कह नहीं सकते आपको कैसे क्वेश्चन जैविक खेती के से रिलेटेड आ सकता है, परंतु जरूर एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो जैविक खेती का तरीका बताइए। तो जैविक खेती में किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग नहीं करता है, साथ ही फसल की सही बढ़वार के लिए जैविक खादों का, जैसे कि केचुआ की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, हरी खाद हो गई, पोल्ट्री की खाद हो गई, इनका उपयोग करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, जैविक खेती कहते हैं, जैविक यूनिट कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना, जैविक खेती क्या है। तो ये जैविक खेती क्या है में भी आंसर लिखना है, जैविक खेती के तरीके में भी आंसर लिखना है, जैविक खेती के को समझाइए में भी लिखना है ना। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। जैविक खेती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है मोस्ट IMP क्वेश्चन, रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। 3 नंबरों में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। रिले क्रॉपिंग क्या है बेटा। तो रिले क्रॉपिंग आप समझ जाओ, आपने क्या करे हैं, एक खेत है आपका, है ना, ये खेत है आपका। तो इस खेत में आपने क्या है, फसल लगाया है, ठीक है। आपने मान चलिए धान लगाया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस खेत में आपने फसल लगाया है,
ठीक है, 1 मिनट। ये आपने फसल लगाया है, तो ये फसल के बेटा कटने के पहले ही आप किसी दूसरे फसल की बुआई कर दें, ठीक है। तो ये फसल कटने के पहले क्या कर दें, किसी दूसरे फसल की आप बीज ला कर के यहाँ पे बुआई कर दें, ठीक है। और उस फसल के कटने 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 के पहले कटते तक वो फसल की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ने लग जाए, वृद्धि करने लगे, है ना। तो ये फसल कटने के पहले ही आप किसी दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं बेटा हम क्या, रिले क्रॉपिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉपिंग प्रणाली में दो फसलों की बढ़ती अवधि कम समय के लिए ओवरलैप हो जाती है। इस प्रणाली में एक ही वर्ष में क्या करते हो आप, पूर्ववर्ती फसल की कटाई से पहले भूमि के एक टुकड़े पर फसल बोई जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इबारत टाइप से दिख रहा है, पर आपके जो पुस्तक में आपने पढ़े होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझा करके वहाँ लिखा हुआ है। तो आप पुस्तक से ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार बेटा, है ना। तो ये आपने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से अलग अलग अंतर उसका दिया हुआ है, पुस्तक से आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से इसको ना पढ़ें, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहली बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। देखो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं बेटा, ये आपके डाइकोट होते हैं, है ना। डाइकोट होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो मोनोकोट होते हैं, है ना, याद रखेंगे। तो जब भी कहीं सकरी पत्ती वाले खरपतवार देखोगे तो आप उनकी जो सिराएं रहती हैं वो सीधी रहती हैं, ठीक है, ऐसी सीधी सिराएं रहेंगी पत्तों में, ठीक है। और सकरी पत्ती रहती है, सिराएं सीधी रहती हैं, तो उनको बोलते हैं हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक है। और जो बेटा जिनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, जालीनुमा होती हैं, ठीक है, ऐसी पत्तियाँ क्या होती हैं, ऐसी जालीनुमा होती हैं, है ना। तो और चौड़ी होती हैं और जालीनुमा होती हैं, उनको बोलते हैं हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, याद रखेंगे आप, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको वहाँ पे बुक में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप यहाँ टिक मार्क कर लें और बुक में ज़रूर जा कर के चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार और सकरी पत्ती वाला खरपतवार को बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एकीकृत कीट प्रबंधन को समझाइए, ठीक है। आपको ये जरूर देखने मिलेगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, 7 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर ये कुछ कठिनाई इस तरह का पेपर यदि बना तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, याद रखेंगे। एकीकृत कीट प्रबंधन क्या होता है, तो एकीकृत कीट प्रबंधन इस पद्धति में हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन में, कि इस पद्धति में क्या करते हैं, फसलों की पेस्ट समस्याओं के निदान के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल मेथड को अपनाने के बजाय, है ना, इस मेथड को अपनाने के बजाय हम कोई दूसरे मेथड से कीटों का प्रबंध करते हैं, है ना। कीटों के शत्रुओं का उपयोग करके, रोगजनकों का, और आपके किस्म प्रतिरोधी किस्म उपयोग में ला करके, है ना, प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करके कृषि क्रियाओं को ऐसा कुछ कृषि क्रियाएं करके कि कीट प्रबंधित हो जाएं। तकनीकी एवं जैविक साधनों का उपयोग करके कीटों का हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो उसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन कहते हैं। और आपकी बुक में जो आपने पढ़ा होगा और इससे सरल तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो आप यहाँ से टिक मार्क कर लें और अपनी रफ कॉपी में लिख लें इस क्वेश्चन को, और जा करके ज़रूर याद करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रेडिंग क्या है ना, 3 नंबर में पूछा जा सकता है ग्रेडिंग क्या है। तो आप जो ग्रेडिंग करते हो, जैसे टमाटर की फसल आप लगाते हो तो टमाटर में आप ग्रेडिंग करते हो, है ना। जैसे कि आपने अलग अलग तरीके से, जैसे कच्चा टमाटर अलग तोड़ा, गुलाबी कलर का, गुलाबी रंग वाला अदर कच्चा जो बोलते हैं उसको, वो अलग तोड़ा आपने, और पका हुआ परिपक्व टमाटर अलग तोड़ा आपने। तो ये कच्ची अवस्था में जब तोड़ते हैं, जब आपको लंबी दूरी तय करना है, लंबे बाज़ारों में, दूर के स्थानों में भेजना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत दूर के स्थान के लिए कच्ची अवस्था में उसको तोड़ लेंगे। तो ये अलग अलग अवस्था में उसकी ग्रेडिंग करना, ये ग्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप गुलाबी अवस्था में जब तोड़ रहे हैं तो आपको मीडियम, मतलब जो जगह हो, है ना, मतलब एरिया कम से कम 50 किलोमीटर का अंतराल में आपको तोड़ना है, 2-3 दिन में सेल करना है, तो आप क्या करेंगे,
गुलाबी अवस्था में तोड़ेंगे। और लोकल एरिया में अगर टमाटर को बेचना है तो आप पकी अवस्था में, परिपक्व अवस्था में तोड़ करके तुरंत की एक दिन में आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से ग्रेडिंग होती है। भारत में मिर्च की फसल को मुख्य रूप से किसानों द्वारा रंग और रंग आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले कि उन्हें बाजार में लाया जाए, बाजार की मांग के आधार पर घायल, पीके और अविकसित फलों को हटा दिया जाता है ना। तो जैसे मिर्च की बात कर लें हम, तो मिर्च में जैसे कुछ कटी हुई मिर्ची हो, या कुछ छोटी मिर्च हो, या कुछ पकी हुई मिर्च हो, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रेडिंग कर लेते हैं, है ना। तो जिस बाज़ार में जैसी मांग है उस अनुसार हम फिर फल को भेजते हैं। तीखी मिर्ची अलग कर लेंगे, है ना, मीठी मिर्च अलग कर लेंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं ग्रेडिंग में। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, फसल की कटाई के बाद होने वाली प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, है ना। फसल की कटाई आप कर रहे हैं, उसके बाद की प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो देखिए, कटी हुई उपज का संग्रह करोगे आप, है ना, जो फसल कट गई है उसका संग्रह करोगे, फ्री कॉलिंग करोगे, छटाई करोगे, सफाई और कीटाणु शोधक शोधन करोगे, फिर उसको सुखाना, ग्रेडिंग करना, अन्य उपचार, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, है ना, ये सारी चीज़ें आप करते हो। अब बात कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 7 नंबर में, सोलेनेसी परिवार की फसल बोले तो टमाटर, मिर्च, भटा, है ना, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये क्या है, आलू, ये क्या है, सोलेनेसी परिवार की फसल है बेटा। तो सोलेनेसी परिवार की जो फसल है उसकी सब्जियों की कटाई के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। 4-5 सावधानियां आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपको सावधानी आपको खेत में बरतनी है। फील्ड कंटेनर ओ में किसी भी उभरे हुए लिया स्टेपल या खुरदुरी नारों किनारों नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी आप क्रेट उपयोग कर रहे हैं, खुरदुरा उपयोग ना करें, इस टाइप का। कटाई के दौरान आपको श्रमिक को कॉटन के दस्ताने पहनाने, मतलब जिस प्रकार से आप कटाई करने वहाँ खेत में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, ये चीज़ें आपको बिल्कुल, आप मन से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो आसान तरीके से। 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फसल चक्रण, फसल चक्रण और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है ना। पहले तो समझे फसल चक्रण क्या होता है। मान लीजिए एक खेत है ना, एक खेत है, इसमें हम पहले धान लगा दिया, क्या लगा दिया, पहले धान लगा दिया, उसके बाद में फिर चेंज कर दिया, उसके बाद में लगा दिया गेहूँ, क्या लगा दिया, फिर गेहूँ लगा दिया, एक मिनट, इसमें क्या लगा दिया, पहले धान लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में धान काट के फिर लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, गेहूँ लगा दिया, गेहूँ लगा दिया, है ना। उसके बाद में फिर इस फसल में क्या लगा दिया आपने, मूंग लगा दिया। तो आप ये क्या कर रहे हो, फसल को बदल बदल कर लगा रहे हो, है ना। एक ही क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में क्या करेंगे आप, एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसल को बदल बदल कर लगाना ही आपका क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एक ही साल में एक ही खेत में फसल को बदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। और यदि मैं बात कर लूँ इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक फसल के बीच बीच में, है ना, ये फसल लगी हुई है, उसके बीच बीच में आप कोई दूसरी फसल लगा दें, है ना, बीच बीच में क्या करें, दूसरी फसल लगा दें। जैसे कि गेहूँ लगा दिया, ये उसके बीच में मटर लगा दिया, उसके बीच में चना लगा दिया, फिर यहाँ पे गेहूँ कर दिया, फिर यहाँ पे अलसी कर दिया। इस टाइप से क्या करोगे आप, एक लाइन आपने गेहूं की करा, एक लाइन मटर की कर दिया बीच में, इस टाइप से बीच में कोई दूसरी फसल को लगाना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरक्रॉपिंग दो या दो से अधिक फसलें एक साथ लगाना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही चीज़ें मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ये। देखिए, सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, सब्जियों की फसल में सिंचाई का प्रबंध तथा पानी की भूमिका समझाइए, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप मन से भी लिख सकते हो क्वेश्चन को। देखो, सिंचाई से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, क्या पूछ सकता है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली आपको पूछ सकता है। ड्रिप सिंचाई आपने पिछली साल भी पढ़ा होगा, है ना। तो ड्रिप सिंचाई आपको पूछ सकता है, स्प्रिंकलर सिंचाई पूछ सकता है, ये बेसिक है ना। स्प्रिंकलर आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, और ड्रिप सिंचाई पूछ सकता है। तो ये इसको पुस्तक से देख करके आप ध्यान से पढ़ लेंगे, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंचाई से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सब्जियों की फसल में आप सिंचाई का प्रबंध या पानी की भूमिका क्या होगी, कैसे करोगे आप सिंचाई, ये पूरी बातें आपको लिखना पड़ेगा।
इसके पहले मैंने खरपतवार से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, परंतु खरपतवार से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ये आ सकता है, खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मतलब आते हैं वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो खरपतवारों का वर्गीकरण आपको पूछ सकता है। तो वार्षिक एक खरपतवार से, इस समूह में एक खरपतवार बीज से उगता है ना। तो देखो कितने प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन खरपतवार, शीतकालीन, है ना, और ग्रीष्म कालीन वार्षिक। तो ये खरपतवारों के प्रकार हैं, आपको बेसिक रूप में ये पूछा जा सकता है। इसके पहले ही मैंने बताया था एकीकृत रोग प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य घटक लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा इस आधार पे डायरेक्ट भी ऐसा पूछा जा सकता है, एकीकृत रोग प्रबंधन क्या है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूँ मैं। तो आप मान के चलिए, इसको याद जरूर करना है। आप ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, इनको रफ कॉपी में आप नोट करते जाएं। वीडियो को आप बार बार तो नहीं देख सकते, इसलिए क्या करें, नोट करके रख लें, और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले तो उन क्वेश्चनों को निकाल करके अपनी बुक से भी आप जिस तरीके से याद की हो उस तरीका अपना करके याद करो, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हो। तो एकीकृत रोग प्रबंधन मैंने इसके पहले आपको समझाया था क्या होता है, कि कुछ ये अलग तरीके से रोगों का पेस्ट के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से इसका नियंत्रण ना करके कुछ अलग तरीके से, भौतिक तरीके से या अलग अलग तरीके से हम कीटों का रोगों का प्रबंधन जो करते हैं, हम कीटों का प्रबंधन जो करते हैं, वही आपका एकीकृत रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन होता है। एक चीज़ आप याद रखें, बहुत मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है, रासायनिक दवा का जब छिड़काव करते हो, आप खेत में जाते हो, दवाइयों का छिड़काव करते समय, दवा का छिड़काव करते समय खेती में जब जाते हो, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 7 नंबर में देखने में आ सकता है ये, है ना। दवा का छिड़काव करते समय सबसे पहले तो आप मुंह में मास्क लगा लेंगे भैया, ठीक है। ये आप बेसिक चीज़ है, आसानी से लिख सकते हो। दूसरा, दवा का छिड़काव करते समय सदैव सुबह या शाम के समय आप दवा का छिड़काव करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात, दवा छिड़काव करने वाले हाथों को क्या करें, दस्ताने और आँखों में चश्मा लगा लें, ठीक है। फिर चौथी बात याद रखें कि दवा छिड़कते समय आप किसी भी प्रकार के खाने की चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर पांचवी बात याद रखेंगे, दवा छिड़कने से पहले उससे संबंधित सभी जानकारियों को ध्यान से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद छठवीं बात याद रखना, बिना जानकारी के 2 या 2 से अधिक दवाओं को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। जिस पंप में आप दवा छिड़काव करते हैं उसको अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए, खाली पेट दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखना है कि आपको सावधानियां कौन कौन सी रखना है। ये 7 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक जो दवा हैं, पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवारनाशक हैं, ये जब आप छिड़काव करते हैं तो आपको किस किस चीज़ों की सावधानी आपको रखनी होगी, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित कौशल क्या है ना। ये पूछा जा सकता है आपको 5 नंबर में। हरित कौशल क्या है, हरित कौशल के महत्व को समझाइए। यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं, परंतु आपने बुक से अगर शॉर्ट में, यदि आपके टीचर ने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखाया हो तो ज़रूर वहाँ से ज़रूर पढ़ लें आप, ठीक है। बड़ा बड़ा याद ना करें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से, आप इसको पुश करिए और एक स्क्रीनशॉट लेकर के इस उत्तर को याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, हरित कौशल क्या है। चलिए देखिए, मैंने ऊपर बताया था आपको कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली से अंतर्गत एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली की परिभाषा पूछ ले, या फिर इसका आपको चित्र बनाने आ जाए, तो बिल्कुल आसानी से ये बता देना आप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। ड्रिप सिंचाई को हम क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं, टपक सिंचाई भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट में समझाता हूँ मैं, कि इसमें जैसे कोई कुआं है या तालाब है या कहीं से भी आप जल का स्रोत जहाँ से आप सिंचाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, पाइपलाइन के माध्यम से हम एक टैंकर में इस जल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मोटर के माध्यम से हर पौधों की जड़ों तक, हर पौधों की क्या करते हैं, हर प्लांट की जड़ों तक इस जल को पहुंचाते हैं, है ना। तो जैसे पाइपलाइन हर प्लांट के पास लगाते हैं और यहाँ पे एक नोजल लगा होता है पौधे के नीचे, ठीक है। तो वो जड़ में डायरेक्ट पानी एक बूंद बूंद करके वो देते रहता है, ठीक है। पाइपलाइनों के माध्यम से, पहले पाइपलाइन से हर पौधों के पास में पाइपलाइन लगी रहती है, वहाँ पे नोजल लगा रहता है, और हर पौधों में हम बूंद बूंद करके सिंचाई जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद जरूर कर लेंगे जिस आधार पर आपने याद किया है।
एक और बताया था मैंने, स्प्रिंकलर क्या होता है, छिड़काव। स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक खेत होता है अपना, एक खेत में क्या होता है कि ये ऐसे नोजल लगे रहते हैं यहाँ पे, तो ये घूम घूम करके फुहारा फुहारा बना करके जो सिंचाई करता है, घूम के सिंचाई जो करते हैं ना, वो फुहारा बना करके जो सिंचाई करता है फुहारे के माध्यम से, ये नोजल लगा होता है, नोजल से ही फुहारा बनता है और आसपास घूमते हुए जब सिंचाई करता है उसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। कटाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अब ऊपर भी बताया था मैंने, कटाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लिख देंगे। सब्जियों में कटाई के बाद के नुकसान की विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से बताइए। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे से आप आंसर दे करके आना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, है ना। और एक मेरी बात ध्यान से समझ लें, कुछ मैं आपको एग्ज़ाम के पहले कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप इन पॉइंटों को। सबसे पहली बात याद रखें कि किसी भी प्रश्न को आपको, है ना, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ करके नहीं आना है ना। क्या करके नहीं आना है, छोड़ करके नहीं आना है, सभी के सभी प्रश्न हल करना है आपको, है ना। चाहे कोई क्वेश्चन आपसे बने या ना बने, नहीं बन रहा है, पहले बनने वाले क्वेश्चन पूरे कर लें और उसके बाद में जो नहीं बन रहा है ना बेटा, उन क्वेश्चनों को पूरे करके आएँ। सभी प्रश्नों को लिख करके ज़रूर आना है। आप ये मान के चलिए, कोई भी प्रश्न लिखोगे तो आप नंबर पाओगे। यदि आपने प्रश्न को छोड़ के आया तो आपने 0 नंबर पाया, है ना। और यदि आपने प्रश्न को लिख के आया तो ये मान के चलिए 1 या 2 नंबर पा के आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे बेटा कि सभी प्रश्नों को हल करना है ना। कृषि के हर प्रश्न आप हल कर सकते हो, आपने साल भर कृषि पढ़ा है, बिल्कुल आसानी से आप उत्तर उसका दे सकते हो बेटा। इसके बाद में दूसरी बात बता दूं आपको कि आप अच्छे तरीके से राइटिंग बनाएं, क्योंकि बोर्ड क्लास होती है आपकी ये, तो बोर्ड क्लास में आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी देखी जाएगी, है ना। तो आप क्या है, इबारत वाले प्रश्न लिखते हैं, आप हिंदी अच्छी लिखते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से नंबर भी मिलते हैं। इसलिए आप अच्छे तरीके से क्या करें बेटा, साफ़ सुथरी राइटिंग बनाएं, साफ़ सुथरी राइटिंग बनाएं और ब्लैक पेन का यूज़ करें, अच्छे से हेडिंग बनाएं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बोर्ड कक्षा में, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा काटा-पीटी नहीं करना है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये एक क्वेश्चन किया उसके बाद कट कर दिया उसको, ये होता है आपके साथ में अक्सर। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चों की आदतें रहती हैं कि प्रश्न को उतारते रहते हैं, है ना? ऐसा ना करें आप, प्रश्न को ना उतारें, अच्छे से उसके बारे में कुछ लिखें। कुछ भी जो भी आपसे बन पा रहा है ना? वो कुछ भी आप अपने मन से लिखें। ज़रूर लिख कर के आएँ, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन पूरे बेटा करके आएँ आप। बस, आप देखिए, आप जो ज़रूर आपको अच्छे से अच्छे नंबर सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। और कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ अग्रिम अपने एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से आप बेटा इस एग्ज़ाम को दें। आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे नंबरों के साथ में आप एग्रीकल्चर का ये पेपर देंगे, है ना? और अच्छे से आप नंबर पाएँगे। तो बहुत-बहुत बधाई आपको पहले से ही मैं दे रहा हूँ, है ना? एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक, है ना? चलिए अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।